हर दिन साल के 365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज, आवाज बदलती दुनिया की। सुनने को है हिंदुस्तान भी तैयार, पूरी तैयारी के साथ हर खबर है तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। मैं हूं विवेक गर्गाचार। आज चक्रव्यूह के चौथे एपिसोड में हम मुलाकात कराएंगे डॉक्टर अशोक अग्रवाल से। एक ऐसा चेहरा जो पेशे से भी डॉक्टर है। आप सोच रहे हो नाम से डॉक्टर नहीं, आप मेरे पीछे की स्क्रीन देख सकते हैं। मथुरा का एक प्रसिद्ध चिकित्सक आखिर राजनीति में आया क्यों, उस चेहरे के पीछे की पूरी कहानी हम अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे और रूबरू होंगे डॉक्टर अशोक अग्रवाल से। हालांकि विरोधी तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन उन आरोपों का जवाब भी डॉक्टर अशोक अग्रवाल आज हमारे इस खास शो में देंगे। सर, आप पेशेवर डॉक्टर हो और शहर के एक बड़े डॉक्टर, राजनीति में आए, ऐसा क्या ध्येय था राजनीति में आने का? देखिए, ये बात सही है, मैं मानता हूँ राजनीति बहुत कठिन मुश्किल काम है और राजनीति को आप किस तरीके से लेते हैं या लोग किस तरीके से लेते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि राजनीति बहुत सेवा का कार्य भी है और शायद इसीलिए मैं आया। इसके अलावा राजनीतिज्ञों की बेईमानी, विशेषकर मथुरा के एक पॉलिटिशियन की बेईमानी है झूठ बोलना। मुझे राजनीति एक पॉलिटिशियन नाम नहीं लूँगा, उनका झूठ बोलना मुझे राजनीति में आया। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी लंबी राजनीति में रहूँगा, लेकिन एक बार घुस गया तो फिर ऐसा लगता है कि अब मैं अपने काम को जो मुझे मेरे मन में है, मैं मथुरा की जनता के विकास की बात मेरे मन में है और मथुरा की जनता ये महसूस करे, क्योंकि मथुरा एक महत्वपूर्ण सिटी है, धार्मिक सिटी है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। यहाँ की जनता को पिछले 20 सालों से ठगा जा रहा है बातें बना बना कर। मैं बातों की बजाय यहाँ पर काम का माहौल पैदा करना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि एक एमएलए यदि ईमानदारी से काम करे तो वो जनता का कितना भला कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, बतौर डॉक्टर भी तो आप जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो भी एक रास्ता था, ये भी एक रास्ता था। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं कि आपका रास्ता बदल जाता है और यहाँ तक हॉस्पिटल का प्रश्न मेरा बेटा देख रहा है। माय सन इज ऑल्सो डूइंग, ही इज ऑल्सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो एक तरीके से मेरे परिवार वालों ने मुझे मुक्त कर दिया कि अब तुम राजनीति करो। अच्छा, एक सफल डॉक्टर और एक राजनीति में कुंवारा प्रत्याशी, ये दो चीजें हैं। अब एक सफलता को छोड़कर दूसरी, अभी तक आपको क्योंकि राजनीति में सफलता नहीं मिली है तो संभवतः आपको असफल ही कहा जाएगा, क्योंकि सफलता से पिछली बार आप बहुत नज़दीक रहे। हालांकि फैक्टर और थे, कई अधिकारियों की कृपा नहीं थी, उनके पास साथ कृपा थी जो लोग जीते। देखिए, यदि सफलता की राजनीति में बात करते हैं तो मैं मथुरा का सबसे सफलतम राजनीतिज्ञ हूँ। कैसे? समाजवादी पार्टी मथुरा में आप समझते हो कि कोई वोट बैंक या बेस वोट बैंक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं 53,049 वोट लाया, सिर्फ 1300 वोटों से चुनाव हारा। बहुत नया 35 दिन पहले मैं प्रत्याशी बना, संगठन मेरे पास था नहीं, नेटवर्क था नहीं, उसके बाद भी जनता ने जो मुझे प्रेम दिया, मेरे ख्याल से मेरे लिए वो जीत के समान ही है। मैं बाद में खुद ही ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया। मेरे विरोधी प्रत्याशी को लोकदल का साथ मिल गया और साथ ही साथ हमारे डीएम जिलाधिकारी महोदय तत्कालीन का साथ मिल गया। हाँ, अब नाम लेने से क्या फ़ायदा, उस वजह से वो अनुभवी भी थे तो जीत गए। तो आप मुझे ये तो कह ही नहीं सकते कि मैं कुमार हूँ। मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ वही सत्ता में आती है ना। मैं जिस पार्टी में होता हूँ वही सत्ता में आती है और अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देख लेना।
अच्छा, पिछली बार अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आपकी भेंट यहाँ हुई, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आपको पार्टी से हटाकर दूसरे को प्रत्याशी घोषित कर दिया, मुझे वो चेहरा भी याद है। उसके बाद भी कई लोगों ने आपको सलाह दी, मैंने भी कहा था डॉक्टर साहब चुनाव लड़िएगा, और आप लड़े। मुझे भी नहीं विश्वास था कि आप इतने करीब पहुँच जाएंगे, क्योंकि किसी कोई एनालिसिस करता नहीं था। हालांकि मीडिया अच्छा एनालिसिस करता है, लेकिन वहाँ हमारा एनालिसिस फेल था। लेकिन इस बार हम एनालिसिस करें, जिस पार्टी से आप हैं उसकी सत्ता विरोधी लहर बहुत है। आपने भी कई बार कहा है अधिकारी सुनते नहीं मेरी, फिर कैसे जीत पाओ? मैं ये मानता हूँ हमारी भूख बहुत है जी। हम ये चाहते हैं कि अधिकारी हमारी 100% सुने, और ऐसा संभव नहीं होता। अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते ये तो मैंने नहीं कहा, अधिकारी नहीं सुनते, बहुत सी बार सुनते भी हैं और बहुत सी बार नहीं भी सुनते। बहुत सी बार हमारी निगाह में सही काम होते हैं, अधिकारी की निगाह में गलत काम होते हैं। कुल मिलाकर अधिकारी मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ तक आप सत्ता विरोधी लहर की बात करते हो, देखिए हर सत्ता का विरोध होता है। 2014 में माननीय मोदी जी बहुत शानदार बहुमत से पीएम बने। आज क्या स्थिति है? सब लोग ये कहते हैं कि जो वायदे किए उनमें से कोई पूरा ही नहीं किया, और वास्तव में कोई वायदा पूरा किया हुआ लगता ही नहीं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टोल पर होती है। टोल पर जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, रेट इतने बढ़ा दिए। ये टैक्स तो मैं देता हूँ, नेता तो बिना टैक्स के चले जाते हैं, मार पिटाई पे आ जाते हैं। नहीं देखिए, ये तो हर पार्टी का नेता जो बिना टैक्स के गुजरना चाहता है, लेकिन मैं इसलिए दे देता हूँ कि यदि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरे 5 मिनट खराब होंगे। वो झें झें मैं मेरे लिए 5 मिनट महत्वपूर्ण है, वो 100-200 रुपये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं आराम से ईमानदारी से टैक्स पे करके निकलता हूँ। अभी मैं आ रहा था लखनऊ से मथुरा, तो एक नया जो है टोल खुल गया, और ये समझ में ही नहीं आती भाई, इतना टोल पैसा बढ़ गया है, तो ये बात समझ में नहीं आती। बीजेपी सरकार से इस बारे में अच्छी उम्मीद थी, इन्होंने कहा भी था हम टोल कम करेंगे, किया कुछ नहीं। देखिए, हम कि जो कहेंगे वो करेंगे भी। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो भी वायदे किए, मैं ये मानता हूँ 100% पूरे नहीं हो पाते। आप कह सकते हो वो वायदा पूरा नहीं हुआ, लेकिन 99% वायदों को हमने पूरा किया है। और ये किसी भी मुख्यमंत्री, देखिए माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लिए सब लोग कहते हैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और अब शिवपाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए हैं। अब लोग बात थोड़ा बहुत करते हो, लेकिन मेरा कहना ये है, मुख्यमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव, जो शिवपाल जी भी कहते हैं, माननीय शिवपाल जी, और चुनाव लड़ाने वाले माननीय शिवपाल जी। मेरा अपना मानना यह है कि माननीय शिवपाल जी से बढ़िया मैनेजमेंट कोई कर नहीं सकता। तो अखिलेश यादव जी और जब माननीय शिवपाल जी की टीम एक साथ बढ़िया तरीके से काम करेगी, तो आप निश्चित मान लेना कि जितनी हमें सीटें पहले मिली थी, हम उनसे ज़्यादा ही लाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिर सरकार बनाएंगे। आपने कहा कि शिवपाल यादव से बेहतर मैनेजमेंट नहीं कोई करता। सीएम अखिलेश यादव होंगे, लेकिन तस्वीर बड़ी उल्टी नज़र आ रही है। सीएम ऐसा लगता है कि जैसे उनको पवेलियन का एक 12वां खिलाड़ी बना दिया गया है। शिवपाल यादव सुपर सीएम नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं वो रहना चाहिए, उसको हटा दिया जाता है। ये सरफुटब्बल है, फिर कैसे होगा? देखिए, मेरा मानना ये है, राजनीति में जहाँ तक आप माननीय शिवपाल जी का ही 3 दिन पहले का स्टेटमेंट देखिए आप, उन्होंने साफ सा कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी माननीय अखिलेश यादव होंगे। तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। विवाद का विषय तो आप लोग मीडिया वाले लोग बना देते हो। यदि आप लोग विवाद के विषय नहीं ढूंढोगे तो वो क्या कहते हैं, वो रेटिंग जो है टीआरपी कैसे बढ़ेगी? तो वो आपका सब अपना है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में रम गया हूँ। अब लोग बहुत सी बातें करते रहे उल्टी सीधी, लेकिन मैं इतना रम गया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सब माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शिवपाल जी भी इतना अच्छा, इतना स्नेह। अच्छा, पार्टी में बुरा कौन लगता है आपको? कोई है? खुद बुराऊँ। अच्छा, इसका सवाल तो ज़्यादा बेहतर शिवपाल यादव दे पाएंगे, क्योंकि अगला मेरा चक्रव्यूह का शो उन्हीं के साथ है। आपसे फिर दोबारा लौटते हैं। समाजवादी पार्टी 2012 में आप सबसे ज़्यादा, शायद पार्टी को भी एनालिसिस नहीं था कि उनका प्रत्याशी इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा ग्राफ, उसके बावजूद सपा के तमाम नेता स्कॉर्पियो पजेरो में घूमते हुए, मुझे ठीक याद है डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने एक बोलेरो खरीदी थी इलेक्शन से पहले 2012 में।
उसी बोलेरो में डॉक्टर आज भी चलते हैं। मेरी ब्रांड हो गई है बोलेरो। मैं दिखाई दूँ मेरी गाड़ी दिखाई दे जाती है तो लोग गाड़ी के आसपास आ जाते हैं। आई एम हैप्पी विद दैट बोलेरो। मुझे जीवन में कभी बहुत ज़्यादा कोई तमन्ना नहीं रही और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। आई वांट टू लिव एज ए सिंपल मैन। जीवन को बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल कुछ भी करने की नहीं है, सिर्फ नहीं, चुनाव लड़के इस जनता को ये दिखाने की है कि मथुरा से बिल्कुल जीतूंगा। देखिए पिछले चुनाव और इस चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। आप पार्टी की नेगेटिविटी की बात करते हैं, आप सत्ता के विरोध की बात करते हैं जो हर एक के साथ होता है, लेकिन हम अच्छाई की बात भी तो करो। इतना मथुरा में विकास कब हुआ था? इतने पुल कब बने थे मथुरा में? इतना तेजी कन्या विद्याधन योजना कब दी गई थी? समाजवादी पेंशन इतनी संख्या में कब लोगों को दी गई थी? एक बात। दूसरी बात, अशोक अग्रवाल का फर्क देखिए। उस समय का अशोक अग्रवाल से 35 दिन पहले टिकट लेकर एक डरे सहमे व्यक्ति की तरीके से चुनाव लड़ता है, जो संगठन में किसी को जानता नहीं, जिस पर कोई अपना नेटवर्क नहीं और संगठन में बहुत ज़्यादा लोग उस समय में जानता नहीं था। आज मैं अशोक अग्रवाल हूँ और कम से कम 30% एरिया ऐसा था विधानसभा का जिसमें मैं गया ही नहीं था। आज मैं अशोक अग्रवाल वो हूँ जो फुल विथ कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ मैं गया ना हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे मैंने हाथ न मिलाया हो। पूरी जनता ये कहती है कि अशोक अग्रवाल जैसा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। हर एक की मदद करने की कोशिश करता हूँ, धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करता हूँ। लोग मुझ ब्राह्मणवाद, वैश्यवाद, उस बात में फंसे रहते हैं। मैं सिर्फ एक बात में फंसता हुआ, मानवतावाद। मैंने एक गरीब ब्राह्मण का अभी मकान बनवा के दिया, जिसका मकान की छत गिर गई थी, इसकी 3 जवान बेटियां मर गई थी, ब्राह्मण था जी। तो मैंने बड़े बड़े काम हर समाज के लिए किए हैं और मैं बिल्कुल ये मेरा कोई प्रेस्टीज, जीत और हार कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जनता की यदि आप काम करोगे, जनता की आप सुनोगे, 100% काम नहीं हो सकते, फिर भी मैं काफ़ी हद तक जनता के कार्य भी करता हूँ। जनता कोई आता है मेरे पास तो उसको मैं कन्विंस करने की कोशिश भी करता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय राम गोपाल जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, सब डॉक्टर अशोक अग्रवाल पर परम स्नेह भी रखते हैं और मुझ पर विश्वास भी बहुत करते हैं। कोई बुराई भी मैं आके करता है तो मेरी बुराई शायद कोई सुनता नहीं, और मैंने कोई बुराई का अभी तक कोई काम किया नहीं, आगे की पता नहीं। तो आपने कहा कि आपने सबसे हाथ मिलाया और आपने दूसरी चीज़ कही कि कोई बुराई नहीं करता, हाथ वाले ही आपकी बुराई करते हैं। हाँ, अच्छा, उस पार्टी की बात नहीं। उस पार्टी में वो माननीय विधायक जी या उनके 2-4 लोग हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाता तो मैं माननीय विधायक जी के प्रति बड़ा सम्मान रखता हूँ हमेशा। और थोड़ा सा ये है कि नारियल फोड़ने की उनकी जो पहले आदत थी वो अब बीमारी बन गई है, तो बीमारों के डॉक्टर हो इलाज क्यों नहीं करते? हाँ, मैं मानता हूँ बीमारों के प्रति जो डॉक्टर हमेशा वैसे ही बहुत दयालु किस्म का होता है। यदि जैसे किसी शराबी की शराब पीना रोको तो वो और बीमार हो जाएगा, उसका एक सिस्टम है, तरीका है, उसी तरीके से ऐसी इनको नारियल फोड़ने की बीमारी लग गई है, उसे रोकेंगे तो परेशान हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल टेंशन में आ जाएंगे। तो मैं पब्लिक को बता रहा हूँ कि ये फर्जी नारियल फोड़ते हैं, धीरे धीरे अपने तरीके से बता रहा हूँ। जो भी काम होता है वो ये दिखाते कि इन्होंने किया, एक गली भी बल्कि मैं तो अब जनता से ये अपील करूँगा, मथुरा की जनता तक यदि आपके टीवी का संदेश पहुँचे तो मैं जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई सड़क गली बन रही हो और कोई भी बनवा रहा हो, माननीय हमारे विधायक प्रदीप माथुर जी को उनके नंबर पर सूचित करने का कष्ट करें ताकि वो वहाँ नारियल फोड़ सकें। अच्छा, आप कहते हैं कि शराब की लत लग जाती है, हाथ वालों को लत लगी हुई है, हाथ वाले कहते हैं साइकिल वालों को शराब की लत लगी हुई है। मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि मेरे बारे में दुष्प्रचार हुआ था पिछले चुनाव में कि मैं सुबह से शराब पी लेता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं सत्य को स्वीकार ये करता हूँ, दुष्प्रचार हुआ। मैं इतना बिजी आदमी हूँ कि मुझे पानी पीने की तो फुर्सत नहीं। बस भगवान ने एक मेरे में दोष दिया, मेरी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, अब वो नेचुरल है। उन आँख लालों को लेकर मेरे लिए दुष्प्रचार किया गया। अब दुष्प्रचार करने वाले दुष्प्रचार करते रहें,
कि देखिए विरोधी तो सब कुछ कहेंगे ही, आप छींक भी दोगे तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब को टीबी हो गई है। तो मेरी आंखें लाल रहती हैं और मैं मानता हूँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो चेहरे पे भी थोड़ा तनाव रहता है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो ये दुष्प्रचार कर रहे थे वो बहुत शराब पीते हैं। अब उस शराब से उनके शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव होगा उनको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा एक डॉक्टर के मुंह से ये कहना। लेकिन ये सत्य ये है कि मैं एक सीधा साधा संत स्वभाव का इंसान हूँ और जनता मुझे मानती है, तभी तो 53,049 वोट दिए। 1300 वोटों से हारना वो उन परिस्थितियों में लोकदल का साथ भी था, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए 5 दिन पहले, चुनाव तो हम इसलिए हार गए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आगे हम बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, जनता हमें भरपूर स्नेह देगी। हमारा कहना सिर्फ एक ही बात है, अब की बार डॉक्टर अशोक अग्रवाल, मथुरा का विकास डॉक्टर अशोक के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन एक चीज़ थी जो मोदी सरकार की हर प्रत्याशी अपनाना चाहता है। 2017 में एक चुनावी जुमला आया, अब की बार मोदी सरकार। अब पीछे वाले को सब एडिट कर देते हैं, कुमार नरेंद्र कहते हैं अब की बार नरेंद्र सरकार, बसपा वाले अपनी कहते हैं, डॉक्टर साहब अपनी कहते हैं। देखिए कुछ नया जुमला नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, देखिए अब की बार तो अब की बार ही रहेगी। हर आदमी अब की बार जीतना चाहता है, मैं भी जीतना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी भी बीजेपी वाले भी जीतना चाहेंगे और बीएसपी वाले। हालांकि हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, डूबता हुआ जहाज सा लगता है, लेकिन वो भी पूरी उम्मीद के आगे चुनावों में आगे बढ़ रहे हैं। ये हर पार्टी का कर्तव्य है कि वो अपने को एस्टेब्लिश करके सत्ता में लाए, लेकिन निर्णय जनता को करना है। जनता जिसके काम, मुझे तो आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जो माननीय अखिलेश यादव की बुराई करे, मैं सही बता रहा हूँ। राहुल गांधी, बीजेपी वाले, कल अमित शाह ने कहा, शायद आपने भाषण सुना नहीं होगा। ये विरोधी जो हैं, ये बड़े विरोधी नेता, चचा शिवपाल यादव कहते हैं की बात करता हूँ, चचा शिवपाल यादव कहते हैं। अच्छा मैं और नज़दीक ले जाता हूँ, मुख्यमंत्री के पिताजी कहते हैं कि अखिलेश तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो बुराई नहीं कर रहे हो। माननीय नेताजी अपने बेटे को जब पुत्र पत्र डांटते हैं वो समय ये भूल जाते हैं कि ये अब मुख्यमंत्री भी हैं, पर ये एक अच्छाई है नेताजी जैसा। चचा शिवपाल डांटते हैं, वो चचा की तरह डांटते हैं या? सुनिए, नेताजी बहुत सरल हृदय व्यक्ति हैं और इतना सरल हृदय व्यक्ति हैं, और वो कहते हैं नाम से मुलायम इरादों से लोहा है। मैं मानता हूँ वो वास्तव में नाम से मुलायम है और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर बड़ों की देखिए राजनीति है, राजनीति डिक्टेटर की तरह नहीं चलती, राजनीति में हिटलर शाही नहीं चलती, राजनीति में बहुत सी बातें हर एक की सुननी पड़ती हैं, बहुत सी बार एडजस्टमेंट होते हैं, बड़े बड़े निर्णय हर सरकार के लेवल पर वापस होते हैं। इसलिए हर बात को इशू बनाना मेरे ख्याल से महत्वहीन है। जहाँ तक अपने सरकार की, आप बहुत बड़े इशू पर चले जाते हो, आप बीच में मोदी जी को ला रहे हैं। मैं तो मथुरा की पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, मैं अपने को मथुरा वृंदावन विधानसभा तक ही सीमित रखता हूँ। आप जानते हो मैं और तो विधानसभा में जाता भी नहीं हूँ। बात जानता हूँ उससे माननीय विधायक, वर्तमान में विधायक प्रदीप माथुर और माननीय चेयरमैन मनीषा गुप्ता जी और माननीय चेयरमैन हमारे मुकेश गौतम जी, ये तीनों व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ करते हैं, हर सभा में तारीफ करते हैं, हर जगह तारीफ करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री को सब बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे ये कहना है तो छोटी मोटी बुराई हर पार्टी में होती है। देखिए यदि कांग्रेस में बुराई नहीं होती तो कांग्रेस बाहर क्यों जाती, गई ना बाहर। और आज बेचारे, आज हमारे राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, सिंहासन पर बैठने के अधिकारी थे और खाट पर बैठना पड़ रहा है, तो ये समय का फेर है। आप बसपा को ले लो, बहन जी सिंहासन से कभी उतरती नहीं। माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़े बड़े आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ में रहा पहले जी, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ भोगा और ऐसा कुछ देखा जो हम कल्पना नहीं करते राजनीति में। अब आप लोकदल बात हो गई, अब आ जाओ। आपने बसपा की बात की, मैं जरा सवाल बसपा से लेता हूँ। आपने कहा बहुत कुछ झेला, तो ये मौर्या से लेकर सारे नेताओं ने जो आरोप लगाए कि साहब इतना केस इतना केस, क्या आपसे भी कुछ लिया गया था? देखिए ये जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल सही हैं,
आपसे मैं हर स्तर पे पैसा लिया था। देखिए बहन जी तो खुल्लम खुल्ला लेती हैं, कितना? वो 30 लाख रुपए लिए थे 2007 के चुनाव में, वापस कर देती हैं। ये बात जरूर, अगर टिकट काटेंगी ईमानदारी से वापस हो जाती है। नहीं, पिछली बार जब मैं 2012 में यहीं बैठा था, आप बड़े मैं 2012 में यहीं बैठा था, आप बड़े दुखी थे। हाँ, ये बात और है कि मैं जब दूसरे संस्थान में काम करता था, आप बड़े दुखी थे। मैंने पूछा डॉक्टर साहब दुखी क्यों हैं? बोला मेरे तो इतने पैसे चले गए। वो कितना था अमाउंट? मैं आपको बताऊं, 5 साल जो व्यक्ति मेहनत करे और बिना किसी अपराध, मुझे कमजोर बता के टिकट काटी गई थी, आपको भी पता है। नहीं सर, सूटकेस में दूसरे के में ज़्यादा दम था। सुनिए तो, हाँ, मुझे कमजोर बताया गया, वोटों की दृष्टि से मुझे कमजोर बताया गया। वो सूटकेस का दम उधर था, तो जब मैं दम के साथ प्रत्याशी कमजोर, 2007 में भी कमजोर बताया, 2012 भाई अब बताओ मैं कमजोर था कहाँ? अगर मैं कमजोर होता तो मेरे 53,49 वोट कैसे आ जाते, और तुम्हारे प्रत्याशी मजबूत होता बीएसपी का, तो उसकी जमानत कैसे जब्त हो जाती? तो मैं कमजोर बनाया गया। देखिए मैंने वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा था, मैं ईमानदारी से आज आपको बताता हूँ। नहीं, बसपा तो हार ही रही थी, बसपा कहीं जीत में थी ही नहीं, और मेरे ख्याल से मथुरा में कभी जीत में है ही नहीं। मुझे कमज़ोर कह कर हटाया गया था। और देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन की, मैं बहुत जिद्दी व्यक्ति हूँ। मैंने तो इस कभी सपने में नहीं सोचा कि मेरे इतने वोट आएंगे, सही बताऊँ। मैंने तो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ा था कि बसपा प्रत्याशी के मेरे से कम वोट आ जाएं, ताकि ये देखें कि इनके यहाँ कितनी बेईमानी है। वो मैं दिखाने में सफल रहा, पैसे की प्रॉब्लम ये है, वहाँ पर खर्चा बहुत होता है हर महीने प्रोग्राम पर। ये समझो पूरी पार्टी आपके ऊपर जीती है, पूरी पार्टी, बीएसपी पूरी पार्टी, सब बेचारा कोऑर्डिनेटर का कचूमर बना देते हैं, फिर हर लेवल पे पैसा चाहिए। माननीय सिद्दीकी जी से लेके जॉन कोऑर्डिनेटर सबको पैसा चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। एक प्रत्याशी बेचारा, वो कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस पर शाखा तो होती नहीं, इसीलिए ये सब हो रहा है। पार्टी का देखिए हर चीज़ की एक एक्सट्रीम होती है, अति हुई है। ये पैसे के लेन देन की भी जो अति हुई है, उसका दुष्परिणाम है कि बीएसपी तेजी से नीचे जा रही है, और आज की स्थिति में ये डूबता हुआ जहाज है। अच्छा, कुछ विरोधी कहते हैं डॉक्टर साहब की साइकिल में हवा थोड़ी सी कम है, तो अब लग रहा है कि वो पूंछ पकड़ के फिर सवारी महावत की करेंगे। मर सकता हूँ, मार सकता हूँ, लेकिन ये घटिया काम मैं नहीं करूँगा। हाथी की सवारी करने से बेहतर तो मैं मरना पसंद करूँगा। अब इससे बेहतर और इससे मजबूत शब्द कोई हो नहीं सकते। मुझे क्या ज़रूरत है? चलो मैं समाजवादी पार्टी मुझे आज चुनाव में टिकट न दे किसी, चलो मैंने मान लिया, तो ज़रूरत क्या है? इतने आराम से बैठा हूँ, आप भी बैठे हो एसी में बैठा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। राजनीति मेरा धंधा नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरी ज़रूरत नहीं है, राजनीति मेरी मजबूरी नहीं है। इस मथुरा की दुर्दशा को सुधारना, एक स्वच्छ जीवन, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी व्यवस्था देना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये कहना चाहता हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि जो मेरे मन में है मैं उसको पूरा कर सकूं। मैं ईमानदारी से दलाली रहित सड़क बना सकूं, दलाली रहित काम कर सकूं, लोगों से बिना पैसे लिए उनकी मदद कर सकूं, काम कर सकूं। सिर्फ मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। जहाँ तक पैसे की बात है, भगवान ने मुझे बहुत दिया, मैंने सोचा भी नहीं था जब मैं शुरू में आया था यार दाल रोटी लायक पैदा हो जाए तो बहुत है। आज मेरा अपना 50 बेड का हॉस्पिटल है, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरे बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। परमपिता परमेश्वर का पूरा आशीर्वाद है। अब एक जीवन में एक आखिरी आशीर्वाद की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जीवन में कोई लड़ाई मैंने हार के बंद नहीं की, हर लड़ाई के लिए मैंने संघर्ष किया, हर हार मुझे ज़्यादा संघर्ष की प्रेरणा देती है। मैं यही कहता हूँ, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतना संघर्ष करने की क्षमता देना और मुझे जीवन में सफल बनाना, इस लड़ाई को जितवाना, और ये भगवान से आखिरी मांग है। अच्छा डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी में जो छुटभैया टाइप के नेता गन कल्चर रखते हैं, गनर बनर, मथुरा का सपा का सबसे बड़ा चेहरा आज हमारे साथ है चक्रव्यूह में,
गन कल्चर का शौक नहीं है या रखते नहीं हैं? मेरे पास एक रिवॉल्वर है, 5 साल से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। पत्नी 3 दिन पहले बता रही थी कि वो तुम्हारा लाइसेंस 3 साल पहले एक्सपायर हो गया है। अब गन कल्चर में मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं मानता ये हूँ यदि मुझे मेरे जीवन को मुझे मरना है तो कितने भी गन वाले हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हर एक को व्यक्ति को एक बार मरना है। लेकिन गन कल्चर की बात कर रहे हैं तो मैंने भी अप्लाई किया है। हम लोग पेमेंट, एक बात और मान लेना, हम लोग पेमेंट पे गन कल्चर अगर हम अपने साथ रखेंगे भी तो हम लोग उसका पेमेंट देते हैं, फ्री में नहीं लेते। मैं कोई फ्री में काम करता ही नहीं। मुझे फ्री वाला काम जो है मुझे रास नहीं आता है। मैं हर काम को अपने जेन्युइनली, जैसे मैंने आपने टोल वाली बात कही, बात सही है, मैं हमेशा पे करता हूँ क्योंकि टेंशन रहता है पे नहीं करने में, और पे करने में बड़ा आनंद मिलता है। डॉक्टर साहब, चंद मिनट पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री की 4 लोग तारीफ करते हैं जो चारों आपके विरोधी हैं। मथुरा की पालिका अध्यक्ष, वृंदावन के पालिका अध्यक्ष और खुद विधायक भी, 3-4 नाम आपने गिनाए। लेकिन वृंदावन में पालिका अध्यक्ष की, वृंदावन पालिका में आपके होर्डिंग उतार दिए जाते हैं और आपका पारा इतना गर्म हो जाता है कि आप पूरी सपा के अपने दल बल के साथ धरने पर बैठ जाते हैं और अधिकारी आज तक नहीं सुनते। उसी समय आपने समाचार 24 पे कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना और भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन आप तो रोज़ खाना खा रहे हैं, कार्रवाई कुछ हुई नहीं, ईओ आज भी तैनात है। कल भी एलओ साहब से बात करी थी, एडीएम एलओ साहब से। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कुछ होर्डिंग उतरवाए हैं। अब उतरे या नहीं उतरे वो एडीएम एलओ जाने। मैं आज वृंदावन जाऊँगा तो मैं देख लूँगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ को पेशे इशू बनाना बहुत मुश्किल। ये होर्डिंग में तो इतना पापाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। होर्डिंग वाले भी इन्वॉल्व हैं, हमारे कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। देखिए, कहने से नहीं डरता हूँ, पालिका चेयरमैन भी। अब राजनीतिक होर्डिंग में अच्छा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि एक होर्डिंग 1200 रुपये का बनता है, फ्लैक्स 10x20 का, और ये लोग लेते 3900 रुपये। भाई कोई तो सीमा बांधो यार। 200-500 रुपये महीने चलो टैक्स हो सकता है। और ये लूट तो मचा रखी है इन लोगों ने, होर्डिंग वालों ने भी, और इनके मन में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी की पालिकाएं दोनों, तो बीजेपी वाले तो बड़े आराम से तने रहते हैं। हमारे वाले होर्डिंग हटवा दिए जाते हैं। ये राजनीति के तहत ऐसा करते हैं। फिर भी मेरा मानना ये है, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, अपने तरीके से काम कर रहा हूँ और जनता तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग जैसे चला रहे हैं चलाएं, लेकिन हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि यदि जनता ने मुझे मौका दिया तो बहुत ईमानदारी से सड़कें बनाने का काम करूँगा, इस दावे के साथ कि मेरी बनाई सड़कें 10 साल चलेंगी, 6 महीने नहीं। नारियल की कोई किचकिच नहीं होगी। हाँ, मैं नारियल नहीं फोड़ूंगा, और सड़क जो बनवाऊंगा उस पर पत्थर भी नहीं लगाऊंगा, वो पैसे भी बचेंगे। इस बात एक बार बताऊं, बहुत मन का पक्का हूँ। मैंने 1 साल पहले कहा नारियल नहीं फोड़ूंगा, तो आप बताओ पिछले 1 साल में मैंने कोई चंद महीने पहले कहा भूख हड़ताल में बैठेंगे, कार्रवाई नहीं हुई, तो उसमें कहाँ होर्डिंग्स वाले मसले में? अब होर्डिंग अभी कोई टाइम नहीं निकल गया है, 24 घंटे कहा था। अब कह दिया होगा यार। कभी गुस्से में बहुत सी बातें कह जाते हैं अधिकारियों से। एक लोकतांत्रिक तरीका है, उसको अपनाए हुए हैं। मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि इस होर्डिंग व्यवस्था को सही करें। राजस्व की अच्छी खासी प्राप्ति होनी चाहिए। इस साल तो ठेके नहीं उठाए इन्होंने, होर्डिंग में बहुत गड़बड़ है, मैं मानता हूँ। और हमारे हटा दिए थे, ये मैं मानता हूँ। अब फिर लगवा दें, देखें हट जाते हैं तो फिर देख लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इनसे, बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, राजनीति है। दोनों चेयरमैन से राजनीति में, क्योंकि चेयरमैन भी अधीन होते हैं। ये जो है, जो होर्डिंग वाले चेयरमैन से ही के अधीन हो, ईओ वगैरह के सब, इनका एक वो चैनल होता है। दूसरों को भी सहन करना सीखो। हमारी सरकार ने इन दोनों चेयरमैन को पिछले 4.5 साल में इतना पैसा दिया विकास के लिए। ये खुद इस बात को, ये ऐसा नहीं है बड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने इनको बहुत पैसा दिया। जब पैसा तो अगर पिछले 4 वर्ष की बात करें, पैसा दिया, लेकिन कोठियाँ बड़ी होती चली गई इन लोगों की। अब ये तो उनका अपना आउटलुक है कि उनकी कोठी बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। डॉक्टर अशोक अग्रवाल की तो छोटी होती जा रही है।
अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे। आप सपा के सबसे कद्दावर नेता, लेकिन जूत पंजार बड़ा मथुरा में है। कोई किसी नेता अधिकारी की पिटाई कर देता है, फिर मुकदमा लिख जाता है, फिर पता लगता है कि सब नेता उसके विरोध में हैं। इस पर खुल के जनता आपकी राय जानना चाहती है इसमें। देखिए, राय बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी के, हमारी समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग खराब हर पार्टी में होते हैं, तो हो सकते हैं। अब अच्छे खराब की डेफिनेशन में नामों को बांधना बहुत मुश्किल है, वो देखना आपका काम है। लेकिन अधिकारियों की भी प्रॉब्लम्स हैं। यदि देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग भी बड़े सहनशील हैं, लेकिन कुछ विभाग ऐसे ही आती होती है, अति। अब विभागों का नाम नहीं लूँगा, जिनको जैसे जो जनता के लिए हैं विभाग, लेकिन जैसे उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता लुट रही है, पिट रही है, चोरी हो रही है, जनता को उसका हक नहीं मिल रहा है, वो आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। जैसे अभी आप होल्डिंग पर बात कर रहे हो, मैं कम से कम ये बात सही है, मैं 10 बार कह चुका हूँ ADM LO साहब से, और अब क्या तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ हटवा भी दिया। आज जाकर चेक कर लूँगा हटे हैं या नहीं हटे हैं। तो मैं मानता ही हूँ मन से कि शायद हटे नहीं होंगे, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक मैं चेक न कर लूँ तब तक। अब अधिकारी नहीं सुनते तो कहीं ना कहीं गुस्सा न, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये जैसे आप कह रहे हो होल्डिंग पे इतना बाबेला किया आपने, मैं मानता हूँ कि मैंने बाबेला किया, मैं करना नहीं चाहता हूँ मीमन, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग यदि अधिकारियों के इस व्यवहार से फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई गलत व्यवहार करे जाते हैं या गलत बात करे जाते हैं, तो उसमें दोषी हम ही क्यों हैं? अधिकारी क्यों नहीं दोषी? जो बिल्कुल जो है जनता की, देखिए ईमानदारी से जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, माथुर साहब हों, मनीषा जी हों, हमारे और लड़ने वाले प्रत्याशी हों, जगदीश नौवाल जी की तरफ आप इशारा कर रहे थे अभी, किशोर जी हों, ये सब चाहते जनता का भला है और जनता के लिए हम काम करते हैं, जनता की मदद करते हैं। यूँ आरोप लगाना बहुत आसान है। जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मरते हैं। एक और सवाल, वृंदावन में मुख्यमंत्री आए, उनके सेफ हाउस में एक बात निकल के आई कि आप मांगते रहते हैं, देते कुछ नहीं हैं। उसके बाद सभी नेताओं को कुछ इशारा किया गया और आपको दूर से बुलाया गया था कि डॉक्टर साहब आइएगा। तो आप मुख्यमंत्री के इतने करीबी हैं कि मुख्यमंत्री आपको 50-100 लोगों में खूब अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं। जब अधिकारी नहीं मानते तो शिकायत की नहीं गई या फिर कुछ होता नहीं है शिकायत करने के बाद? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी या नेताजी जब भी मीटिंग लेते हैं, अधिकारियों की बात हमेशा उठती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो ये कहते हैं जो अधिकारी हैं इन्हीं को सुधारो, इन्हीं से काम लो। किसको बदलेंगे? आज बदल के दूसरा अधिकारी ले आइए आप, दूसरा क्या व्यवस्था करेगा, कितना काम करेगा, आप क्या जानते हो? इसलिए मेरा ये प्रयत्न रहता है कि मैं शिकायतों की बजाय उन्हीं अधिकारियों से अनुरोध करके, कभी कभी हार्श बन के, कभी कभी धरना प्रदर्शन की भी धमकी दे देता हूँ, मुझे 100 लोग ले आऊँगा, उससे भी कभी कभी व्यवस्था बन जाती है। इन व्यवस्थाओं से हम अपना काम ले लेते हैं, हमारे काम हो जाते हैं और जनता के काम हो जाते हैं, सब ठीक है। अब जनता को ये डिसाइड करना है मथुरा वृंदावन विधानसभा में कि कौन सबसे ज़्यादा मेहनती प्रत्याशी है, कौन सबसे ज़्यादा ईमानदार प्रत्याशी है, कौन सबसे ज़्यादा उपलब्ध प्रत्याशी है, जो हर समय उपलब्ध भी रहता है। उसके आधार पर उनको निर्णय करना है। पार्टी अच्छी खराब कुछ नहीं होती, जो खराब या अच्छा होता है वो प्रत्याशी होता है, व्यक्ति होता है। यदि व्यक्ति अच्छा हो तो सारे काम अच्छे होते हैं। निर्णय जनता की अदालत में है, जनता जो निर्णय करेगी उसको हम सब गर्मापूर्ण तरीके से स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से हमारी और आपकी वार्ता यहाँ समाप्त होती है। इस संबोधन के साथ कहो दिल से अखिलेश फिर से अब की बार डॉक्टर अशोक अग्रवाल। ये थे डॉक्टर अशोक अग्रवाल, जिन्होंने बड़ी ही राजनीतिक चतुराई से तमाम सवालों के जवाब भी दिए और बिना नाम लिए अपने विरोधियों पर कटाक्ष भी किया। इस शो में फ़िलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है
मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है। मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की। अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की